बीजेपी ईद के मौके पर अल्पसंख्यक परिवारों के घरों तक खुशियों की सौगात दे रही है। सौगातें मोदी किट के जरिए बीजेपी 32 लाख मुसलमानों के घरों तक पहुंचा रही है और ईद की खुशियां बांटी जा रही हैं। ईद के जश्न से पहले मुसलमानों के बीच खाने पीने की चीजें और महिलाओं के लिए कपड़ों से भरी सौगातें मोदी किट बांटे जाने की शुरुआत हो चुकी है। और इस पहल की शुरुआत दिल्ली के निजामुद्दीन के इलाके से हुई है, जहां पर अधिक संख्या में मुसलमान औरतें एकत्रित हुई और सभी पीएम मोदी की लंबी उम्र के लिए दुआएं कर रही थी। मुसलमान औरतें कह रही थी कि ऐसे पीएम अगले साल कई सालों तक देश में बने रहें। बीजेपी का मकसद ये है कि देश में सौहार्द, भाईचारा और मिलीजुली संस्कृति की पहचान आगे बढ़ती रहे। ईद के मौके पर जो सौगातें मोदी किट दी जा रही है, इसमें ईद के त्योहारों के लिए मुसलमान परिवार को किट में सेवैयां, चीनी, बेसन, सूजी, मेवे और परिवार की एक महिला के लिए वस्त्र दिए जा रहे हैं। सिख और ईसाई परिवार के लिए किट अभी तैयार नहीं हुए हैं, क्योंकि उनके पर्वों में अभी कुछ समय बचे हुआ है। उनकी किट में त्योहार के लिए जरूरी चीजों को शामिल किया जा रहा है। खबरों की माने तो तैयारी की गई है और प्रत्येक किट की कीमत लगभग 500 से 600 रुपए है। भारतीय जनता पार्टी ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी किट दे रही है। बीजेपी की ये पहल पार्टी के सबका साथ सबका विकास और सबके लिए प्रयास की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ईद के मौके पर 32 लाख मुसलमानों को सौगातें मोदी किट देने के पीछे कोई बड़ा मकसद नहीं बता रहे हैं, बल्कि ये है कि हमारी संस्कृति के मूल तंत्र सबका साथ सबका विकास और सबके लिए प्रयास को जमीन तक पहुंचाना है। तो वहीं विपक्ष सांसदों ने सौगातें मोदी किट वितरण कार्यक्रम में तीखा तंज कसा है और उन्होंने कहा है कि ये सब वोट पाने की रणनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी और उनके लोगों को हर त्योहार मनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादियों को हमेशा से मानना रहा है कि सभी त्योहार मनाए जाना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। इसके साथ ये खुशी की बात है कि बीजेपी अब बड़े पैमाने पर त्योहार मना रही है। बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक वोट पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर छापेमारी की गई है। इसके साथ ही बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई में सीबीआई की टीम ने छापेमारी शुरू कर दी है। एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर छापेमारी शुरू की। महादेव बैटिंग ऐप मामले में बघेल के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी जारी है। ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी महादेव बैटिंग ऐप मामले में एंट्री कर ली है और इस मामले में हजारों करोड़ों की ठगी की गई है। सीबीआई के अधिकारी सुबह सुबह भिलाई और रायपुर स्थित आवास पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम महादेव बैटिंग ऐप मामले में छापेमारी करने पहुंची और इससे पहले ईडी की टीम ने भी इसी समय छापेमारी की थी। भूपेश बघेल के कार्यालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि अब सीबीआई आई है। आगामी 8 और 9 अप्रैल को अहमदाबाद यानी कि गुजरात में होने वाले एआईसीसी की बैठक के लिए गठित ड्राफ्टिंग कमेटी की मीटिंग के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। उससे पहले ही सीबीआई रायपुर और भिलाई निवास पहुंच चुकी है। महादेव बैटिंग ऐप ऑनलाइन सट्टाबाजी के लिए बनाया गया है और इस पर यूजर्स पोकर, कार्ड गेम्स और साथ ही गेम्स नाम के लाइव गेम खेलते रहते थे और ऐप के जरिए क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल जैसे खेलों और चुनाव में अवैध सट्टेबाजी की जा रही थी। अवैध सट्टे के जरिए नेटवर्क के जरिए एक ऐप का जाल तैयार किया गया था और सबसे ज्यादा खाते छत्तीसगढ़ में खुले हुए थे और इस ऐप से धोखाधड़ी के लिए पूरा खाका बनाया गया था। दरअसल महादेव बैटिंग ऐप कई ब्रांचों से चलता था और हर ब्रांच का सौरभ और रवि इसके फ्रेंचाइजी के रूप में बेचा करते थे। यूजर्स को सिर्फ शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता था। दक्षिण कोरिया के जंगलों में भीषण आग लग गई है और अब तक इसमें 16 लोगों की जान जा चुकी है और 19 लोग झुलस गए हैं। शुष्क मौसम और तेज हवाओं ने आग की ओर प्रचंड बना दिया है और 13 साल पुराने बौद्ध मंदिर भी पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। भीषण आग ने अब तक 43,000 एकड़ जमीन को अपनी चपेट में ले लिया है। प्रशासन ने और साथ ही अन्य समेत शहरों और कस्बों के लोगों को अपना घर खाली करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, मगर अभी पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है। दक्षिण कोरिया में 5 अलग अलग जगहों पर जंगल में भीषण आग लगी है। कोरियाई वन सेवा के मुताबिक शनिवार को आग की चपेट में आने से 4 दमकल कर्मियों की जान चली गई है। वहीं कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने आग को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही है। उन्होंने लोगों से सतर्कता बरतने की भी बात कही है। शहर के 5500 से ज्यादा लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा है। दक्षिण कोरिया के आंतरिक एवं
सुरक्षा मंत्रालय के मुताबिक आग ने यहां पर सबसे भीषण रूप धारण कर लिया है। आग तेजी से आगे फैल रही है। अधिकारियों ने कई गांव और विश्वविद्यालय के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने का आदेश दिया है। अधिकारियों का कहना है कि दमकल कर्मियों ने काफी हद तक आग बुझा दी है, मगर शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण आग ने दोबारा प्रचंड रूप धारण कर लिया है। आग बुझाने में लगभग 9000 दमकल कर्मी, 130 से अधिक हेलीकॉप्टर और सैकड़ों वाहन की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही अधिकारियों के मुताबिक 1300 साल पुराना बौद्ध मंदिर को तबाह कर दिया गया है और इस मंदिर में ये मंदिर पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ था। इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि यहाँ किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। मंदिर तक आग पहुंचने से पहले ही भगवान बुद्ध की प्रतिमा और कुछ राष्ट्रीय धरोहरों को बाहर निकाल लिया गया था। आग की वजह शहर की सड़कों को बंद कर दिया गया है। 4 गांव के लोगों को घरों से बाहर निकलने और साथ ही घर छोड़कर जाने को कह दिया गया है। बिहार के आरा रेलवे स्टेशन से एक हैरान कर देने की घटना सामने आई है। यहां रेलवे स्टेशन पर 3 लोगों की मौत हो गई। ये ट्रिपल मर्डर की घटना प्रेम प्रसंग से जुड़ी हुई बताई जा रही है। मृतक में एक पिता, उसकी बेटी और एक युवक भी शामिल है। युवक ने पहले पिता और पुत्री को गोली मारी और इसके बाद से खुद को भी गोली मार ली। तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। स्टेशन में गोली चलने से ही अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार ये घटना आरा जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर बने पैदल ओवरब्रिज पर हुई है। अचानक हुई गोलीबारी से यात्री डर गए। घटना की सूचना मिलते ही रेल पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। स्टेशन पर गोलियां चलने से सभी लोग इकट्ठा हो गए, जिससे कि भीड़ बढ़ गई। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के भिलाई गांव के रहने वाले अनिल कुमार अपनी बेटी आयुषी कुमारी के साथ ट्रेन पकड़वाने स्टेशन जा रहे थे और तभी भोजपुर जिले के उदवंत नगर थाना क्षेत्र के शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र अमन कुमार वहां पहुंचे और उसके पिता और पुत्री पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिए। पिता और पुत्री दोनों की मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद से अमन ने खुद को भी गोली मार ली। ईरान ने अपना सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक भूमिगत मिसाइल सिटी का एक नया वीडियो जारी किया है और इसमें एक लंबी सुरंग में भारी हथियारों के बीच गुजरते हुए उन्हें देखा जा सकता है। मंगलवार को जारी इस वीडियो में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बगेरी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC एयर स्पेस फोर्स के कमांडर आमिर अली एक टनल के अंदर मिसाइल बेस का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरानी मीडिया द्वारा जारी फुटेज में दिखाया गया है कि ये भूमिगत ठिकाना विभिन्न प्रकार की ब्लास्टिंग मिसाइलों से भरा हुआ है। ये वीडियो सरकारी मीडिया द्वारा जारी किया गया है और इसमें खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि ईरान किसी भी हमले को झेलने और कड़ा जवाब देने में सक्षम है। अधिकारी एक विशेष वाहन में सवार होकर इस जटिल सुरंग प्रणाली के अंदर भ्रमण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो कुछ सेकंड का बताया जा रहा है, जिसमें ईरान की सशस्त्र सेनाओं के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की एयर स्पेस फोर्स के कमांडो को ईरान की सबसे उन्नत मिसाइलों और रॉकेट के बीच चलते हुए देखा जा रहा है। इसमें बहुत सारी मिसाइलें वीडियो के आधार पर दिखाई गई है और ये भी दिखाया गया है कि ईरान अब किसी भी हमले को लेकर पूरी तरह से तैयार है। इसमें से कुछ हथियारों का इस्तेमाल ईरान ने पिछले साल इजराइल पर हमले में किया था। इसे लेकर कमांडो ने कहा है कि अगर हम आज से शुरू करेंगे तो हर हफ्ते एक नई मिसाइल सिटी का अनावरण कर सकते हैं। ये परियोजना अगले 2 सालों तक लगातार जारी रहेगी और इस बयान से ये स्पष्ट संकेत मिलता है कि ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।